बस मैं इसलिए वेट कर रहा था 2-4 मिनट के, बाकी है जो हाँ ज्वाइन कर रहा है ज्वाइन कर ले, फिर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं चीजें।
चलो बेटा, लेट स्टार्ट। पहली चीज, एनी क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम्स? हाँ बच्चों, कोई सवाल? ताकि हम लोग पहले पुराने चैप्टर का देख लें, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फिर वहां से आगे से स्टार्ट करें। हाँ, ग्रुप में मैं भेज देता हूँ।
चलो, अब मसला हल हो गया, काफी सारों ने ज्वाइन कर लिया है। अच्छा भाई, इन्फ्लेशन। व्हाट इज इन्फ्लेशन? सही है। हाँ भाई, इन्फ्लेशन ये होता है कि बेसिकली इंक्रीज इन द प्राइस लेवल।
इंक्रीज इन अ प्राइस लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब होता है कि प्राइसेस तो बढ़ रही हैं, क्योंकि मुल्क में हो सकता है कि पैसा डीवैल्यू हो सकता है लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा हो, इसीलिए इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। मौजूदा सूरत हाल सही है। इन्फ्लेशन इज सबसे अच्छी डेफिनेशन है टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। इसका मतलब है कि भाई पैसा बहुत है मार्केट के अंदर, मगर मसला यहाँ आता है कि लोगों के पास खर्चा करने के लिए पैसे बहुत है, मगर मार्केट के अंदर गुड्स कम है। अब इससे क्या होगा कि भाई लोगों के पास जब इतना ज्यादा पैसा हो जाएगा, खर्चा कहाँ करेंगे। अब वही जो कम चीजें हैं वो महंगी हो जाती हैं, क्योंकि हर बंदा कहता है मुझे भी दो। भाई अब हर एक को अगर मैं दूंगा तो फिर मेरे पास क्या बचेगा। करेक्ट। नहीं, इन्फ्लेशन इज अ राइज इन द प्राइस लेवल्स, इट मेजर्स द रेट ऑफ इंक्रीज इन अ प्राइस लेवल। तो ये सारी बातें ले देकर एक ही पॉइंट पे पहुंच जाती हैं कि इन्फ्लेशन तो भाई महंगाई ही है। महंगाई की वजह से, या पैसा हमारा वैल्यू खो देता है, इसकी वजह से प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। यहां तक कोई सवाल? इसके बाद आता है हाउ टू मेजर द इन्फ्लेशन। एक तो आसान तरीका ये है, जैसे हम लोग निकलवा लेते हैं कि भाई ये गुड गाड़ी थी 40 लाख की, अब हो गई 70 लाख की, 80 लाख की।
तो मैं कहूंगा बोलो भाई, इन्फ्लेशन तो बहुत ज्यादा हो गई यार, अब कैसे चलेगा। ये तो हो गया आसान तरीका, जिसको हम सब फॉलो करते हैं। मगर जो मेजर तरीका है, दैट इज सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि इंटरनेशनली यूज होता है। ये तो भाई हम लोग आपस में कहते हैं ना भाई, गुड इतने से इतने हो गए भाई, बहुत महंगाई हो गई। मगर जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स है वो कैसे होंगे? वो है सीपीआई। अब सीपीआई कैसे कैलकुलेट होता है? सीपीआई भी आसान तरीका है। पहला स्टेप होता है इसमें, प्राइस इज टेकिंग प्री डिटरमाइंड बास्केट। एक वर्ड यूज हुआ, प्री डिटरमाइंड बास्केट। प्री डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है? एनी आइडिया प्री डिटरमाइंड? पहले से तयशुदा। जबरदस्त। प्री डिटरमाइंड बास्केट का मतलब होता है जो पहले से हमने कुछ गुड्स डिसाइड किए हुए होते हैं, जो कि हर बंदा यूज करता हो। अब जाहिर है यार, हर बंदा हर चीज तो नहीं यूज करता ना। कुछ की कुछ लग्जरीज में आते हैं, कुछ नेसेसिटीज में आते हैं। तो अब जाहिर है, अब जो मैं यूज कर रहा हूँ वो तुम लोग यूज नहीं। नहीं तो यूजुअली हम वो चीजें लगाते हैं जो सब यूज कर रहे हो, ताकि हम ऑन एवरेज देख सकें कि लोग कितना खर्चा कर रहे हैं। बस जाहिर है, बहुत सारी ऐसी गुड्स होंगी जो कि बिल्कुल ही कोई यूज नहीं कर रहा होगा, या ये होगा कि कुछ यूज कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं एग्री। तो सबसे पहले एक प्री डिटरमाइंड गुड्स बनानी पड़ती हैं, जो कि ऑन एवरेज सब यूज कर रहे हो। और फिर उनका इन्फ्लेशन मेजर करते हैं, उनको वेट्स असाइन करते हैं। वेट्स का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हो गया, वेट्स असाइन करते हैं। तो क्या मैं गुड्स को आजकल के तौर में जब मैं इन्फ्लेशन मेजर कर रहा हूँ, तो उसमें वेट्स का क्या काम है भाई?
यहाँ पे वेट्स का क्वांटिटी से नहीं है, यहाँ पे वेट्स का मतलब है वेटेज, कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं लोग। अब जाहिर है कुछ लोग अपना खर्चा ज्यादातर नेसेसिटीज में करते हैं, उनकी इनकम खत्म हो जाती है उसी में ही। कुछ लोग अपने पैसे फूड्स एंड ट्रेवलिंग में भी लगाते हैं। कुछ लोग अपना पैसा एजुकेशन में भी लगाते हैं। कुछ लोग अपना पैसा सेविंग में भी लगाते हैं। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है ना लोगों की। तो हम उसके हिसाब से उसकी परसेंटेज एलोकेट करते हैं। दैट्स द वेट। इसको हम लोग वेटेज भी कहते हैं। सही, अब समझ आया डिफरेंस? क्लियर? आगे चलो। फिर वी असाइन द इंडेक्सेस। इंडेक्स होता है कि इन रिलेशन टू एन इंडेक्स ऑफ 100, कि 100 की सूरत में उसकी प्राइसेस कितनी बढ़ी। अगर 120 आ गया तो हम कहेंगे, अगर 120 आ गया तो इसका मतलब मैं कहूंगा प्राइस 20 बढ़ गई, 20% से बढ़ गई। और अगर 90 आ गया तो मैं कहूंगा कि प्राइसेस 10 से कम हो गई, 10% से। जबरदस्त जानिया, शाबाश बेटा। यहां तक क्लियर हो गया सबको? और फिर प्राइस देखो 150 से 165 हो गई, इसका मतलब 10% बढ़ गई। द न्यू इंडेक्स टर्म विल बी 110। अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दी, प्राइस इंडेक्सेस दिए हुए, वेट्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? प्राइस इंडेक्स को वेट से मल्टीप्लाई करना है। 91.47 आ गया इनका जब टोटल किया तो, सारे वेट्स का।
और फिर हमने 9147 को डिवाइड कर दिया 100 से, क्योंकि टोटल इंडेक्सेस हमेशा 100 के बराबर होते हैं, टोटल वेट्स। तो हमारे पास आंसर आ गया 91.47 या 91.5। लास्ट ईयर का इंडेक्स था 89.5। फिर मैंने कहा चलो भाई, अब इस साल का तो आ गया 91.5, लास्ट ईयर का था 89.5। मैं लास्ट ईयर से कैलकुलेट करता हूँ कि इन्फ्लेशन कितनी बड़ी। तो मैथ्स का फॉर्मूला होता है ना, परसेंटेज चेंज का, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100, वो वाला लगा दिया। तो आंसर आ गया 2.2%। इसका मतलब जो इन्फ्लेशन बढ़ी है वो 2.2% से बढ़ी है लास्ट ईयर से अब तक। देखो प्राइसेस कम हुई होंगी, मगर हो सकता है लास्ट ईयर ज्यादा कम हुई हो, तो इस साल कम से कम, कम ज्यादा नहीं हुई हो, तो वो इन्फ्लेशन में इंक्लूडेड होगा। क्लियर। यहाँ तक कोई सवाल? अच्छा भाई, अब जैसे एमसीक्यूज है, तो उसमें तुमसे वर्किंग तो नहीं मांगेंगे, वो कहेंगे बस कलेक्ट करके बता दो या कैलकुलेट करके बता दो कि भाई क्या आंसर आया होगा। अब पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ सीपीआई। अब क्या क्या मसले आ सकते हैं। नंबर वन, नॉट फुली रिप्रेजेंटेटिव। सबसे बड़ा मसला ये आता है, जो सीपीआई है वो फुली रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता सारे गुड्स का। हमने कहा एक प्री डिटरमाइंड बास्केट बना लेते हैं, उसको हर साल मेजर करते हैं, तो इसका मतलब वो सारे गुड्स की तो रिप्रेजेंटेशन कर ही नहीं रहा, वो तो चंद एक की कर रहा है जिसमें जो लिमिटेड है। सेकंड, चेंजिंग क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जाहिर है सबसे बड़ा मसला यही आता है कि हर साल कुछ गुड्स की क्वालिटी बढ़ जाती है, कुछ कुछ की कम हो जाती है। अब जाहिर है किसकी किसी गुड्स की क्वालिटी बढ़ेगी, तो क्या मैं उसकी कंजम्पशन बढ़ाऊंगा? नहीं। हाँ भाई, बढ़ा दूंगा। और अगर किसी गुड्स की क्वालिटी कम हो गई, तो मैं छोड़ भी दूंगा खरीदना। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं प्री डिटरमाइंड के अंदर ही, तो उसका वेटेज में फर्क आएगा हर साल।
तो फिर मैं वो रीजन क्या दूंगा कि भाई क्यों वेटेज में फर्क आ रहा है। थर्ड, इंडेक्स नंबर प्रॉब्लम। अब सबसे बड़ा मसला है मैं कौन से ईयर से इन्फ्लेशन को मेजर करूं कि वो पता चले कि 110 हो गई या 90 हो गई। अब जो बेस ईयर मैंने हो सकता है सेलेक्ट किया हो, उस साल इन्फ्लेशन कम हुई हो, और मैंने अभी का दौर कैलकुलेट किया हो तो अभी तो अचानक इन्फ्लेशन बढ़ गई, तो इंडेक्स में तो बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। तो बेस ईयर प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है कि कौन सा ईयर मैं सेट करूं जो मेरा बेस ईयर सेलेक्ट करा है, क्योंकि मैं उससे ही मेजर करता हूँ इंडेक्सेस निकालने के लिए। अब जैसे मैं 2010 मेजर करता कि पाकिस्तान में, चलो 2010 से मेजर करता हूँ, तो 2010 में तो इन्फ्लेशन बहुत कम थी, ये पिछले 2-3 साल में बढ़ी है। फिर मैं क्या करता, मैं तो फंस जाता। और लास्ट होता है स्पेंडिंग पैटर्न। क्या लोगों के स्पेंडिंग पैटर्न वक्त के साथ चेंज नहीं होते? हाँ भाई, चेंज होते हैं। फिर मैं क्या करूंगा अगर वक्त के साथ साथ स्पेंडिंग पैटर्न लोगों के चेंज हो रहे हैं? मैं तो फंस जाऊंगा। स्पेंडिंग पैटर्न चेंज होने की वजह से ही तो लोगों का वो चेंज होता है, इंडेक्सेस। सही है भाई। लिमिटेशंस क्लियर हो गई? कोई सवाल लिमिटेशन तक? राइट। स्पेंडिंग पैटर्न हो सकता है हम उस तरफ गुड्स, कोई नई गुड्स आ गई हो मार्केट के अंदर, मेरी स्पेंडिंग वहां बढ़ गई हो। अब जैसे तुम देखो हर वक्त कोई नई गाड़ी आ रही है, नए कंप्यूटर आ रहे हैं, नए मोबाइल आ रहे हैं, तो लोग हो सकता है अपनी स्पेंडिंग वहां बढ़ा दें। ऑनलाइन सिस्टम आ गए, तो हम कैसे मेजर करेंगे कि लोगों की स्पेंडिंग नहीं भाई यही थी, इस साल भी यही है? लोग कहेंगे भाई सर को क्या हो गया, सर को तो पता ही नहीं है चीजों के बारे में, इतनी सारी नई चीजें आ गई हैं मार्केट में, अब तो लोग वहां खर्चा कर रहे हैं। सही, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है किसी के लिए भी, जब इन्फ्लेशन लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट कैलकुलेट कर रही होती है, उसके लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि कहाँ
इन्फ्लेशन की चीजें बहुत सारी चेंज हो रही होती हैं, फिर कहाँ लगाया जाए? सही, आगे चलूं? किसी का कोई सवाल? किसी को कुछ ना समझ आया हो? और अगर मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ तो बता दो यार। चलो, आगे चलो पक्का। अच्छा भाई, फिर आता है हमारे पास सबसे पहले डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन। अब जाहिर है हम कहते हैं यार, बहुत स्लो इन्फ्लेशन हो रही है, बहुत तेज जा रही है इन्फ्लेशन। हमें कैसे पता चलता है कि इन्फ्लेशन कौन सी है? स्लो है, तेज है, ये तो हम लोग अपने आम अल्फाजों में कह देते हैं। सही, तो इन्फ्लेशन को मेजर करने के कुछ नाम है। तो इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीजें हमें नाम से पढ़नी पड़ेंगी। हम बिल्कुल लेमैन टर्म्स में नहीं कह सकते इसको। अब वो कहेगा भाई ये जो बच्चा है, सीए का बच्चा है बॉस, क्या हो गया? इसको थोड़ा सा लेटेस्ट चीजें पता होनी चाहिए, नाम पता होना चाहिए चीजों के। तो सबसे पहले आता है मॉडरेट इन्फ्लेशन। मॉडरेट इन्फ्लेशन हम कहते हैं जब स्लो इन्फ्लेशन हो रही हो, मतलब 1% से 20% के दरमियान इन्फ्लेशन का रेट होगा, तो मैं कहूंगा मॉडरेट है, स्लो है। सही, तो उसका नाम कहते हैं मॉडरेट इन्फ्लेशन।
स्लो है। और जो 5% से भी लोअर होती है तो उसको हम कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज अ वेरी लो इन्फ्लेशन। जैसे अमेरिका वगैरह में हम कहते हैं यार महंगाई नहीं हो रही, प्राइसेस सेम होती हैं, तो वहां पे तकरीबन अब हम लोग क्रीपिंग इन्फ्लेशन पे चले गए वो लोग, क्योंकि उन्होंने अपनी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग कर ली है तो अब उनको जरूरत नहीं पड़ती महंगाई करने की। फिर आती है स्टेगफ्लेशन, फिर आती है हाइपर इन्फ्लेशन, जो आजकल पाकिस्तान में हो रही है। हर हफ्ते प्राइसेस चेंज, हर कुछ दिन के बाद प्राइसेस चेंज। क्या करोगे? कंट्रोल ही नहीं हो रही इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन है कि कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही, हर हफ्ते बढ़ जाती है, हर कुछ दिन में बढ़ जाती है, फिर मैं क्या करूं? ये तो बहुत शदीद इन्फ्लेशन है, फिर मैं तो फंस जाऊंगा। तो इसको हम लोग कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। जी शब्बीर। सही है, देखो यहाँ पे जिम्बाब्वे की एग्जांपल दी जहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन वाज एस्टिमेटेड एट 76,600 एंड थाउजेंड। हम ये कहते थे ना, वहां पे रोटी $1 बिलियन की हो गई, पता नहीं कितने की हो गई, वहां इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई थी। यस दानिया। ये तो आपका डबल फिगर से भी ऊपर चली जाती है इन्फ्लेशन ना, तो बस फिर मुल्क बर्बाद है। ऐसी सिचुएशन में ना फिर संभालना मुश्किल हो जाता है मुल्क को, क्योंकि हर वक्त प्राइसेस बढ़ती रहेंगी। फिर कंज्यूमर्स भी, परचेजिंग पावर एक लिमिट आएगी कि उसके बाद अब वो परचेज नहीं कर सकेंगे। सही, आगे चलते हैं। फिर आती है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का नाम सुना है तुमने? इन्फ्लेशन का ऑपोजिट। बेसिकली डिफ्लेशन क्या होती है? प्राइसेस का कम होना, जो कि हमने पाकिस्तान में तो देखा ही नहीं बचपन से आज तक। दुनिया भर में वाकई में डिफ्लेशन होती है कि लोगों को आसानी मिलती है, चीजें सस्ती होती हैं, मगर हमारे यहाँ कहते हैं प्राइसेस बढ़ा दो, क्या हो गया, और खरीद लेंगे ये लोग।
सही, इसके बाद आता है स्टैगफ्लेशन। Stagflation is marked with a slow economic growth with high unemployment leading to economic stagnation with high inflation and reducing GDP। इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाती है, लोगों के पास पैसे खत्म हो जाते हैं, और डिमांड कम होने की वजह से आपका जीडीपी कम हो जाता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन में आगे चलें अब। अच्छा भाई, फिर आता है कॉस्ट एंड इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अब भाई जाहिर है इन्फ्लेशन हर बंदे के लिए तो अच्छी चीज नहीं है। कुछ कंपनीज के लिए अच्छी है कि प्राइसेस बढ़ रही हैं, भाई ज्यादा पैसा मिल जाएगा, मगर हर बंदे के लिए तो सही नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल, मैंने शब्बीर से लोन लिया 5 लाख रुपए का। मैं कहा शब्बीर मैं तुम्हें साल के अंदर वापस कर दूंगा। शब्बीर लोन दोगे नहीं दोगे? मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करोगे नहीं करोगे? नहीं। दूसरे एंड पे दानिया थी, मैंने कहा दानिया लोन दे दो यार। उसने कहा ठीक है सर मैं लोन दूंगी, मगर मैं पैसे के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करूंगी। सही है दानिया? शब्बीर ने कहा सर मैं आपसे इंटरेस्ट नहीं चार्ज करूंगा, दानिया ने कहा मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगी। तो कौन फायदे मेरा कौन नुकसान मेरा इन दोनों में से? दोनों को कहा, मैंने कहा 1 साल के बाद वापस करूंगा भाई। हाँ दानिया। क्योंकि भाई दानिया ने कैलकुलेट किया कि यार मुल्क में तो इन्फ्लेशन हो रही है, अगर मैं सर को लोन देती हूँ 1 साल बाद वो मुझे वापस करेंगे, तो पैसों की वो वैल्यू तो नहीं रहेगी। शब्बीर ने कहा भाईचारे में यार जाने दो यार सर है। तो ज्यादा फाइनेंशियल अच्छा बंदा इस टाइम या बंदी दानिया हुई बनिस्बत शब्बीर के। हम तो यही सोचेंगे ना भाई, अगर मैं किसी को पैसे दे रहा हूं तो मुझे भी तो रिटर्न चाहिए कुछ। हाँ, नुकसान में शब्बीर इसलिए रहा कि वो पैसा डीवैल्यू हो चुका होगा। मैं इसको साल भर के बाद भी लाख वापस करूंगा तो इसकी वो वर्थ नहीं होगी अब 5 लाख रुपए की। मगर दानिया ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया था तो मैंने उसको 5.5 लाख दिए। तो उसने कहा हाँ भाई 5.5 लाख 1 साल के बाद 5 लाख के तो बराबर ही हुए ना। मैंने 5 लाख दिए थे तो मैं तो उसी जगह हूँ, मैं नुकसान में नहीं हूँ। मगर शब्बीर हो सकता है नुकसान में आ गया क्योंकि अब वो 4.5 लाख के बराबर हो गए।
मगर मैं शब्बीर वाली सिचुएशन में फायदे में रहा, क्योंकि जो मैंने पैसे वापस किए 5 लाख, अब उसकी वजह 5 लाख नहीं है। तो इसका मतलब जो डेटर्स होते हैं, जो उधार लेते हैं, वो फायदे में होते हैं, और जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो बेचारे उधार देते हैं, वो नुकसान में चले जाते हैं अगर इन्फ्लेशन होती है। डिफ्लेशन नहीं, अभी हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, डिफ्लेशन में उल्टा हो जाता है। डिफ्लेशन का मतलब होता है पैसे की वैल्यू बढ़ना। अभी तो पैसे की वैल्यू कम होना। इन्फ्लेशन का मतलब होता है पैसे की वैल्यू कम होना, डिफ्लेशन का मतलब होता है पैसे की वर्थ बढ़ना। नहीं नहीं, कम नहीं दिया उसको पैसे मैंने। 5 लाख की बात हुई थी, 5 लाख ही दे रहा हूँ। मगर तुम मुझे बताओ, चलो सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। आज मैं तुम्हें 1000 रुपए का नोट दूं, तुम बाहर लेकर निकलो, 1000 रुपए में क्या चीज आएगी? 5 हजार का नोट दूं, खुला होता है 5 हजार का नोट और फौरन खत्म हो जाता है, तुम देखो। इसका मतलब है 5 हजार रुपए के नोट की तो वर्थ ही नहीं रही ना। 5 हजार की वैल्यू अपनी जगह 5 हजार है, मगर उसकी वर्थ नहीं है वो। तो इन्फ्लेशन में बेसिकली वर्थ खत्म हो जाती है। अगर मैंने शब्बीर से 5 लाख लिए थे, मैंने उसको 5 लाख ही वापस कर रहा हूँ, कम पैसे नहीं दे रहा। मगर जब तुम इकोनॉमिक सिचुएशन देखोगी, 5 हजार की वर्थ 5 हजार थोड़ी रही अब, वर्थ की बात कर रहे हैं। तो जब इन्फ्लेशन होती है तो डेटर्स नुकसान फायदे डेटर्स फायदे में रहते हैं, जिन्होंने उधार लिया हुआ होता है। और नुकसान में वो रहते हैं जिन्होंने उधार दिया हुआ होता है। यहां तक किसी का कोई सवाल? अगले पॉइंट पे चलूं? कौन सा फॉर्मूला बेटा? हाँ, ये फॉर्मूला जो है, रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन। रियल का मतलब होता है कि जो एक्चुअल वर्थ है उसकी। नॉमिनल का मतलब होता है जिसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है। और जब इन्फ्लेशन इंक्लूडेड में से मैं इन्फ्लेशन माइनस कर दूंगा तो वो रियल के बराबर हो जाएगी। जब मुझे एक्चुअल पता करना होता है, जैसे आज हम कहते हैं बैंक का इंटरेस्ट रेट 22% है या 23% है, ठीक है भाई, हम ये कहेंगे इन्फ्लेशन कितनी लगी इसमें, हमने कहा 5%। तो 22 में से मैंने 5 माइनस किया, जो 17 है वो एक्चुअल रेट है इन्फ्लेशन का, एक्चुअल रेट है इंटरेस्ट का। 5% जो बढ़ा इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ के आज 22% हो गया लोन के ऊपर इंटरेस्ट।
सही। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर फायदे में रहेंगे नुकसान में रहेंगे? नुकसान में, जाहिर है। क्यों नुकसान में रहेंगे? क्योंकि भाई इसको चलाना एक आसान काम थोड़ी है। एंटरप्रेन्योर इतना ज्यादा रिस्क क्यों लेना चाहेगा? क्योंकि एंटरप्रेन्योर कहेगा भाई रिस्क में तो मुझे नुकसान है ना, मुझे क्या फायदा मिल रहा है? मुझे बताओ मुझे क्या फायदा मिल रहा है? वो तो कहेगा भाई नहीं। तो वो कभी भी ऐसी चीजों के लिए नहीं जाएगा जहां पे उसको नुकसान हो रहा हो। मीन्स की इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। अजीम, दानिया, अब्दुल सलाम, अब्दुल सलाम सब सही है। शाबाश बेटा। तीसरा फिक्स इनकम ग्रुप। अब फिक्स इनकम ग्रुप तो नुकसान में रहेंगे। जैसे हम लोग होते हैं भाई, फिक्स इनकम है हर महीने की। अब इन्फ्लेशन होगी तो उसमें मुझे क्या फायदा मिलेगा? इन्फ्लेशन होने से तो मैं और नुकसान में आता जाऊंगा। चीजें महंगी होती जाएंगी, मुझे कुछ नहीं मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि जब मैं सैलरी बढ़ाना चाहूंगा, बॉस कहेगा नहीं भाई अभी पैसे नहीं है। तो फिक्स इनकम वाला तो बेचारा नुकसान में ही रहा। जी। तो ये शब्बीर के एक्सपेंसेस फिर इनकम वालों के लिए तो मसला है ना, क्योंकि एक्सपेंसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं।
इसके बाद आता है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स क्या कहेगा? इन्वेस्टर कहेगा नहीं भाई हम तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कहेंगे भाई इतना ज्यादा रिस्क है, हम कहाँ जाएंगे, कौन हमें सपोर्ट करेगा। तीसरा, नेक्स्ट गवर्नमेंट। जाहिर है गवर्नमेंट को भी कुछ जगह नुकसान होता है। गवर्नमेंट के पास पैसे लिमिटेड हो जाएंगे। जब पैसे लिमिटेड हो जाएंगे तो फिर वो कैसे करेगी? क्योंकि अब वो वाली बात तो नहीं रहेगी ना, पैसे पैसे कम हो जाएंगे गवर्नमेंट के पास स्पेंडिंग के लिए। तो गवर्नमेंट की बात अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिर आता है बिजनेस कंपेटिटिवनेस। अब इसमें क्या होगा? भाई जाहिर है जब इन्फ्लेशन होगी तो महंगाई हो जाएगी। जब महंगाई होगी तो जाहिर है अब उनके पास पैसे कहाँ बचेंगे खर्चा करने के लिए। और उल्टा चीजें और महंगी होती जाएंगी। और जो बिजनेस पहले सस्ते में बना रहा था अब वो महंगा हो जाएगा। अब जब वो महंगा हो जाएगा तो मार्केट में कंपेटिटिवनेस खत्म हो जाएगी उसकी। राइट। ये थे सारे कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। मसले क्या क्या आ सकते हैं इन्फ्लेशन से? किसी का और कोई सवाल?
काइंड ऑफ इन्फ्लेशन। सही भाई, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। सबसे पहले आती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन? वर्ड से क्या समझ आ रहा है तुम लोगों को? जबरदस्त, अजीम, दानिया, हुसैन, शब्बीर। सही है। डिमांड बढ़ने की वजह से जब प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो मैं उसको कहता हूं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सही। अब अब्दुल सलाम, सादिया, जबरदस्त। सब बच्चों ने बिल्कुल ठीक कहा। का मतलब ये है कि अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ रही है, जैसे कोविड में मास्क की, जबरदस्त अगली एग्जांपल यही आ रही थी, शाबाश। कोविड में मास्क की डिमांड बढ़ी। अब हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी थी नहीं, क्योंकि हम लोग तो मास्क पहनना ही नहीं चाहते। मास्क मिलना भी होता था, हम कहते थे छोड़ यार कौन पहने, तबीयत खराब हो जाती है मास्क पहन के। तो हम लोग मास्क पहनते ही नहीं थे। अब जैसे अगर रिसेंटली मैं बोलूं गाड़ियों की डिमांड, हाँ, अब जैसे अब सर्दियां आ गई, अंडों की डिमांड बढ़ जाएगी। तो जब डिमांड बढ़ने की वजह से किसी चीज की प्राइसेस बढ़ जाए तो हम उसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब ये ग्राफ देखो, सप्लाई नहीं शिफ्ट हो रही, शिफ्ट क्या हो रहा है, डिमांड का।
तो जब इसकी वजह से डिमांड बढ़ गई तो दिस इज नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सही, क्लियर हो गया सबको? यहाँ से आगे चले अब। रीजन फॉर डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का सबसे पहला रीजन होता है फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा रही होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रही होती है, कंपनीज बना रही होती है, जिसकी वजह से चीजों की डिमांड, लोगों के पास पैसा आना शुरू होता है, पैसा आना शुरू होता है तो लोगों की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है। जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं। दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। प्राइस भी इंक्रीज होती है ऑब्वियसली, क्योंकि उसके बगैर तो चल नहीं सकता ना। सही। दूसरा होता है मॉनेटरी। मॉनेटरी स्टिमुलस क्या होता है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम कर देती है ताकि लोग लोन वगैरह लें, ताकि खर्चा वर्चा हो मार्केट में। सही, तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम करेगी तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग खर्चा करेंगे। तो दैट इज मॉनेटरी स्टिमुलस। अभी जैसे हुआ
कि शुरू में इंटरेस्ट रेट कम था तो लोगों ने पैसे ले लेके प्रॉपर्टी में लगा दिया। अब पैसे सबके बॉन्ड हो गए, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिल रहा है, मगर उसकी वजह से मार्केट से पैसा कम हो गया। नहीं, मॉनेटरी समझ आया सबको। मॉनेटरी में सिर्फ इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट चेंज करती है, गवर्नमेंट चेंज करती है जब इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से। फिर लास्ट आता है डेप्रिसिएशन ऑफ एन एक्सचेंज रेट। डेप्रिसिएशन ऑफ एन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि हमारी करेंसी का डी वैल्यू होना। जब हमारी करेंसी डी वैल्यू होती है। तो उससे क्या होता है?
जब अपनी करेंसी डी वैल्यू होती है तो लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हो जाती है। जब लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हो जाती है तो लोगों के पास पैसा ही नहीं होता कमाने के लिए, फिर लोग क्या करें? कमा रहे होते हैं मगर इतना ज्यादा खर्चा चल रहा होता है। करेंसी डी वैल्यू होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि आपके पास बाहर से पैसा आ रहा होता है, एक्सपोर्ट्स बढ़ी हुई होती हैं, इंपोर्ट्स कम हुई हुई होती हैं। तो आपके पास जो पैसा आ रहा होता है आप वो सब मुल्क के अंदर आपके पास पैसा होता है, आप खर्चा कर रहे होते हो। आप जब खर्चा करोगे तो उससे आपके लिए मसला है ना, ज्यादा पैसा हो जाएगा। आप क्या महंगी सस्ती चीजें महंगी हो जाएंगी क्योंकि चीजें तो कम है आपके पास, क्योंकि आप तो सब एक्सपोर्ट कर रहे हो। जा 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 अपनी फिर में आप यहाँ बस फंसते जा। हो क्योंकि अब आपके पास पैसा तो हो गया, अब क्या करोगे? खुद ही कह रहे थे मैंने जाना टड्डू, जाने को भी कह रहा है भाई के पास। किसी का माइक ऑन है? चलो ऑफ हो गया। अच्छा, उसके बाद मसला आता है फास्टर ग्रोथ इन अदर कंट्रीज। कोई मसला नहीं बेटा, हो जाता है, टेंशन नॉट। अच्छा, अदर कंट्रीज में फास्टर ग्रोथ हो रही होगी तो क्या होगा? अब जैसे इंडिया और चाइना है, अगर इंडिया और चाइना अब जाहिर है बढ़ रही हैं, बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रही हैं, उनके पास क्या होगा, एक टाइम आएगा कि अपनी रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगी। जब उनके पास रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगी तो वो हम लोगों से खरीदेंगे। हम लोगों से खरीदेंगे तो क्या होगा, हमारे पास हम बेच तो रहे होंगे, हम खुश होंगे यार एक्सपोर्ट बढ़ रही है, एक्सपोर्ट बढ़ रही है। पर एट द एंड ऑफ द डे हम ही नुकसान में होंगे क्योंकि जब हम इतनी एक्सपोर्ट कर देंगे हमारे लिए, लोकल लोगों के लिए चीजें ही नहीं बचेंगी।
तो फिर हम अपने लोकल लोगों की नीड्स पूरी नहीं करेंगे, पैसा आता जाएगा, चीजें महंगी होती जाएंगी, फिर हम तो फंस गए अपनी जगह। जबरदस्त शब्बीर, शाबाश। क्लियर, कोई सवाल यहाँ तक? इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग रेमेडीज, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नंबर वन, राइज इन द इंटरेस्ट रेट। गवर्नमेंट को चाहिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे। अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी तो लोग लोन ही नहीं ले सकेंगे। जब लोग लोन ही नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिकली परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। नंबर टू, राइज द टैक्स रेट। जब गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा देगी तो लोगों के पास अब पैसा कम रह जाएगा खर्चा करने के लिए। तीसरा, रिड्यूस मनी सप्लाई। गवर्नमेंट नोट ही कम प्रिंट करेगी। जब कम प्रिंट करेगी तो ऑटोमेटिकली पैसा कम जाएगा मार्केट में। जब मार्केट में पैसा कम जाएगा तो लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा खर्चा करने के लिए। जब पैसा कम होगा तो ऑटोमेटिकली खर्चे कम हो जाएंगे।
क्लियर। और लास्ट है इंक्रीज इन अ डायरेक्ट टैक्सेस। अगर वो टैक्सेस बढ़ा देगी गवर्नमेंट, तो अब लोगों के पास खर्चा करने के लिए पैसे कम हो गया, पैसा कम हो गया तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं हमेशा प्रॉफिट्स के ऊपर या इनकम के ऊपर। कोई सवाल? चलो गुड है। अगला करें। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ये होती है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से जब महंगाई हो जाए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब आपका रॉ मटेरियल महंगा हो गया, आपका लेबर महंगा हो गया, इनमें से कोई चीज महंगी हो जाए तो इट्स नोन एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। वो सारी चीजें जिनकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फर्क पड़ता है या प्रोडक्शन में फर्क पड़ता है, दिस इज नोन एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सही है। जैसे लेबर महंगा हो गया, अब लेबर महंगा होने की वजह से मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी भाई। अगर मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो जाहिर है मेरी सप्लाई में फर्क आएगा। अब ये देखो, एस आर ए एस था, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई वन था। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी तो एस आर ए एस टू पे चला गया, जिससे सप्लाई कम हो गई। जब सप्लाई कम हो जाती है मार्केट में तो शॉर्टेज हो जाती है। शॉर्टेज होने की वजह से प्राइसेस बढ़ जाती हैं। राइट।
अब रीजंस पढ़ लेते हैं, रीजंस फॉर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, क्या क्या मसले हो सकते हैं, किन किन वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ती है। नंबर वन, राइजिंग लेबर कॉस्ट। अगर लेबर महंगा हो गया तो जाहिर है लेबर कॉस्ट बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से सप्लाई कम हो जाएगी। सेकंड, एक्सपेक्टेशन ऑफ द इन्फ्लेशन, महंगाई होने का खतरा है। तो लोग कहेंगे अरे भाई इन्फ्लेशन होने वाली है, मेरी सैलरी तो बढ़ा दो। क्योंकि लोग कहते हैं यार मेरी इनकम जो है ना कांस्टेंट रहे। इसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोड्यूसर है वो नुकसान में आ जाएगा। प्रोड्यूसर कहेगा यार ये तो ज्यादा सैलरी मांग रहे हैं। अगर सैलरी, भाई मैं तो अपने आप को सेव कर रहा हूँ ना इन्फ्लेशन के लिए। फिर थर्ड आता है कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट। अच्छा, इसको एक वर्ड कहते हैं वेज प्राइस स्पाइरल। भाई मुझे डर लगेगा इन्फ्लेशन होने वाली है तो मैं कहूंगा सैलरी बढ़ाओ। एग्री। अगर ओनर मेरी सैलरी बढ़ा देता है वो क्या करेगा उसके बाद? उसकी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। वो कहेगा हाँ भाई ठीक है, तुम्हें वेजेस बढ़ानी है, कोई मसला नहीं, वेजेस बढ़ाओ। वो फिर बढ़ा देगा सेलिंग प्राइस। जब वो सेलिंग प्राइस बढ़ा देगा तो फिर क्या होगा, फिर वापस महंगी होनी चीजें शुरू हो जाएंगी। तो फिर और महंगाई बढ़ेगी मुल्क में, और मुल्क में महंगाई बढ़ेगी तो फिर दोबारा वर्कर जाएगा कि भाई मेरी सैलरी बढ़ा दो। इस तरह ये वेज प्राइस स्पाइरल चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। हाँ, ये साइकिल की तरह है जो कंटिन्यूस चलता रहेगा। फिर तीसरा आता है कंपोनेंट कॉस्ट। रॉ मटेरियल महंगे हो गए। रॉ मटेरियल महंगे होने का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो क्या होगा, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, हाँ भाई सप्लाई कहेगा भाई प्राइसेस बढ़ा दो।
जबरदस्त शब्बीर और दानिया। फिर आता है हाई इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब गवर्नमेंट ज्यादा टैक्सेस लगाएगी, वो जो जीएसटी होते हैं, आपका वीएटी होते हैं, वैल्यू एडेड टैक्सेस होते हैं, जब गवर्नमेंट ज्यादा वो लगाएगी, तो कंपनी क्या कहेगी, भाई अगर ये टैक्सेस बढ़ाएगी तो मेरा क्या होगा, सारा पैसा तो टैक्सेस में चला जाएगा। तो कंपनीज फिर अपनी प्राइसेस बढ़ाना शुरू कर देती हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टिंग। जब मैं इम्पोर्टेड गुड्स मंगवाता हूँ, तो अगर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए, तो चलो इनडायरेक्ट टैक्स में आ गया। कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टिंग, अगर एक्सचेंज रेट मेरा कम हुआ है, डेप्रिशिएटेड है, तो इम्पोर्ट्स की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। भाई मैं तो, अब जैसे गाड़ी वालों के साथ हुआ हमारे यहाँ, सारा माल इम्पोर्टेड आता था हमारा, इम्पोर्टेड आने की वजह से प्राइसेस बढ़ गई। एग्री, क्योंकि इम्पोर्ट्स महंगी हो गई, हमारा करेंसी बहुत ज्यादा डीवैल्यू हो गया था। फिर आता है इसकी रेमेडीज। रेमेडीज मतलब इसको सही किस तरीके से किया जा सकता है। नंबर वन, लिमिट वेज इंक्रीज। जब आप वेजेस पे एक लिमिटेड लगा दोगे कि इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती, तो फिर हर चीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी कि प्राइसेस भी फिर इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगी। तो सबसे बेहतर है कि आप वेज इंक्रीज को लिमिट कर दो कि इससे ज्यादा वेजेस नहीं बढ़ सकती। जब वेजेस ही नहीं बढ़ेंगी, तो इन्फ्लेशन भी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, तो हर चीज लिमिटेड क्वांटिटी में हो जाएगी। लिमिट कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज। यूटिलिटीज जैसे बिजली गैस, इनके जो बिल्स आते हैं, इनको गवर्नमेंट अगर लिमिटेड कर दे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी। सही। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स, जब इम्पोर्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट ज्यादा वो नहीं लगाएगी रिस्ट्रिक्शन। जब इम्पोर्टेड
स्टॉक जो है ज्यादा महंगा नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली रॉ मटेरियल आपका महंगा नहीं होगा। लास्ट इज सब्सिडीज एंड इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट जब इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा देती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम कर देगी, सब्सिडीज देना शुरू हो जाएगी, तो उससे फायदा ये मिलेगा कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने की वजह से आपकी ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगी। यहां तक सबको क्लियर हो गया? कोई सवाल? बीच प्राइस प्राइर क्या होता है फिर? क्या अभी हमने डिस्कस किया कि लोग, भाई इन्फ्लेशन होगी तो लोग वेजेस बढ़ाने की बात करेंगे, वेजेस बढ़ाने की बात करेंगे तो एम्प्लॉयर अगर वेजेस बढ़ा देता है तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से उसको चीजें और महंगी पड़ेंगी, जब चीजें और महंगी पड़ेंगी तो वो सेलिंग प्राइस बढ़ा देगा। यहां तक क्लियर हो गया सबको? किसी का कोई सवाल? कुछ? मैं सोच रहा हूँ आज इसको यहीं तक रोकते हैं क्योंकि लास्ट क्लास भी लंबी हो गई थी। आज इसको यहीं तक रोकते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में हम इसको वाइंड अप कर दें। सही है, ताकि तुम लोग रिवाइज कर लो। पूरा वीक है, किसी को कोई सवाल है, जैसे कुछ बच्चे डायरेक्टली पूछ लेते हैं, अच्छी चीज है। सबको है कि भाई डायरेक्टली पूछ लो। हफ्ते के बीच में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तुम लोगों के पास व्हाट्सएप नंबर है, डायरेक्ट करके पूछो ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। प्रॉब्लम नहीं रुके, प्रॉब्लम रुकेगी तो फिर प्रॉब्लम ये होगा कि वो बढ़ती जाती है क्योंकि वो कंटिन्यूस एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। ठीक है बच्चों, चलो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।